नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद के बल्लभगढ़ स्थित एसडीएम कार्यालय पर पूर्व में कांग्रेस की सरकार में रही मुख्य संसदीय सचिव कुमारी शारदा राठौर ने सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर आजाद नगर में हुई लगभग 1.5 महीने पहले 11 साल की मासूम दलित बच्ची की रेप के बाद हुई निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए खुलेआम घूम रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही साथ सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस मौके पर उन्होंने पुलिस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने अगर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, इस मौके पर शारदा राठौर ने सरकार के शौच मुक्त नारे के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भी विफल बताया। तस्वीरें फैजाबाद के बल्लभगढ़ के से एसडीएम कार्यालय की है, जहां पर पूर्व की कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रही कुमारी शारदा राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए न केवल पुलिस बल्कि सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर शारदा राठौर ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि लगभग 1.5 महीने पहले आजाद नगर झुग्गी में एक बच्ची रात के समय शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहशी दरिंदों ने न केवल मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। हत्या के लगभग 1.5 महीने बीतने के बाद भी आज तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बच्ची के परिजनों को भी कहीं छुपा दिया है ताकि विपक्ष के नेता उनसे मिलकर इस मामले को कहीं तूल ना दे दें। शारदा राठौर ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि रेप और हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो उनका धरना प्रदर्शन और तेज होगा। धरना करने पर, प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। पिछले 11 तारीख को रक्षाबंधन वाले दिन एक 11 वर्षीय बच्ची जो दलित परिवार की थी, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और आज 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग हरियाणा पुलिस को नहीं मिला है। और यहाँ तक कि उस बच्ची के पिता नहीं है, उस बच्ची की माँ को, उस बच्ची की बहन को वहाँ से पुलिस प्रशासन ने कहाँ गायब कर दिया है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। मैं 4-5 दफा वहाँ होकर आई हूँ, लेकिन पड़ोसी कहते हैं कि पुलिस संरक्षण में कहीं गई हुई है। तो वो इसलिए कि विपक्ष के नेता वहाँ पहुँच ना पाए, इस मामले को तूल ना मिले, आरोपियों को ना पकड़ा जाए। हरियाणा पुलिस का यह हथकंडा है। मैं कहना चाहूँगी कि आज हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम से हस्तक्षेप की मांग करते हैं कि ये गरीब परिवार की बच्ची थी, इसलिए क्या इस बच्ची को नहीं पकड़ा जा रहा। आप हस्तक्षेप करें, आरोपियों को पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए और हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ। और इनका घर घर शौचालय का नारा भी पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि अगर वहाँ उस कॉलोनी में शौचालय होता तो ये बेटी रात के समय रेलवे लाइन पार करके शौच के लिए नहीं जाती। ये बिटिया शौच के लिए गई थी और वही इसकी हत्या हुई, इसका बलात्कार हुआ, इसकी गर्दन को मरोड़ दिया गया, बड़ी बेरहमी से इस बच्ची को मारा गया है। तो हम मांग करते हैं, ज्ञापन दिया है, उसके साथ काफ़ी मात्रा में हमारी बहनें और भी आई हुई हैं। मामला ये है कि बहुत ही दुखद घटना मेरे संज्ञान में मामला आया है। मैं निजी तौर पर इसको देखूंगा और कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को, दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सलाखों के पीछे धकेला जाए। बढ़ती खबर की ओर। फैजाबाद में एनएचपीसी चौक रेलवे अंडरपास में भरे पानी में स्कूल बस फंस गई, जिसे करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दिखाई दे रहा है नज़ारा फैजाबाद के एनएचपीसी चौक के पास मेन रेलवे अंडरपास का है, जहां पानी भरा होने के चलते स्कूल बस यहां फंस गई और करीब 1.5 घंटे तक स्कूली छात्र परेशान रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं कि जब बरसात के पानी में इस तरह से फैजाबाद के अंडरपास में वाहन फंस गए हो, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन द्वारा पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मौके पर पहुंचे अभिभावक बस ड्राइवर से खासे नाराज दिखाई दिए। उनका कहना है कि वो लगातार बस ड्राइविंग को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि बस निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें टेंशन हुई और जब वो बस के रूट पर निकले तो यहाँ उन्हें बस फंसी हुई दिखाई दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि
जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि यहाँ बस फंसी हुई है तो बच्चों को यहाँ बस से रेस्क्यू कर निकाला गया। इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फ़ोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट के आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, केजी क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। ड्राइवर को इतना तो सोचना चाहिए कि कम जब बारिश पड़ रही है, रेगुलर पता है कि यहाँ बारिश पड़ते ही पानी बढ़ जाता है 4-4, 5-5 फुट, उसके बाद भी वो पूरी बस को इसके अंदर लेके आया है। मैं कहूँगा ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो ड्राइवर का कहना है कि आगे ट्रक फंस गया था, ट्रक फंस गया था, आपको पता बारिश आ रही है, पानी भरेगा ही भरेगा, आप बच्चों को तुरंत निकाल दीजिए, उसके बाद भी आपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला है। तो जब आप आए थे इसमें कितने बच्चे थे लगभग? आपने कम से कम 10 से 15 बच्चे थे इसमें। अब क्या स्थिति है आपकी? बच्चे निकल चुके हैं। अब सारी बस 3-4 बसें आ गई हैं स्कूल की, 1-2 स्टाफ भी आया है, बहुत लेट आया है स्टाफ। उन्होंने आके बच्चे तो सब सेफ निकाल लिए, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा है। बट ये रिस्क तो लिया है ना बच्चों के साथ, ये नहीं लेना चाहिए था, मैं ये कहना। प्रतीक जी, क्या इन्फॉर्मेशन थी और आप लोगों ने क्या किया? जी, एक सूचना मिली थी कि बच्चों से भरी मानव रचना स्कूल की बस यहाँ अंडरपास में फंस गई है। सूचना पर हमारी टीम आई, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहले से ही मौजूद थी। उनकी मदद से बच्चों को तो निकाल लिया, स्कूल की दूसरी बस मंगा कर उस पर शिफ्ट करके बच्चे भेज दिए। 30-40 बच्चे थे करीब। अब बस यहाँ है, फंसी हुई है, इसको निकालने के प्रयास है। तो इसमें क्या जांच में क्या पता चला है, किस तरह की खामियां रही है गलत जांच में? यहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है ना, वो बस में नीचे 2 बार तो ये क्रेन लगा रही, 2 बार तार टूट। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि बल्लभगढ़ के गांव चंदावली में मानवता हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर राजेश डागर और एक लेडीज दलाल लिंग जांच करवाते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी डॉक्टर और दलाल लेडीज पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार एक्टिव नजर आ रही है, चाहे भ्रूण हत्या हो या लिंग जांच का मामला हो। एक के बाद एक गिरोह को पकड़कर हवालात के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि बल्लभगढ़ के रहने वाले एक डॉक्टर और लेडीज लिंग जांच करवाते हैं, जिसके बाद फरीदाबाद टीम के साथ गुड़गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नकली ग्राहक तैयार किया और जिसमें लिंग जांच के लिए 28,000 में सौदा तय किया गया, जिसके बाद आरोपी और दलाल लेडीज दोनों नकली ग्राहक को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के नयागांव ले गई और जहां आरोपी ने लिंग जांच करवाई, जिसके बाद उसे वापस फरीदाबाद ले आया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उनके पीछे पीछे उत्तर प्रदेश गई और फरीदाबाद लौटने पर आरोपियों को सदर थाना इलाके से सबूत के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी डॉक्टर और दलाल लेडीज के कब्जे से सौदे के 12,000 रुपये भी बरामद किए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस को शिकायत दे दी है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हाँ, बेसिकली क्या था, 19 तारीख को एक गुप्त सूचना के अनुसार सिविल सर्जन जो गुड़गांव के थे उनको एक सूचना मिली थी कि फरीदाबाद में कुछ टाउट जो है वो सक्रिय है इस लिंग जांच को लेकर, और वो फरीदाबाद से और गुड़गांव से गर्भवती महिलाओं को लेकर यूपी वगैरह में धनकौर की तरफ या नोएडा की तरफ खूब सारे लिंग जांच करवाते हैं और उसके बाद उनका गर्भपात करवाते हैं। इसी के मद्देनज़र रखते हुए एक जॉइंट टीम गुड़गांव सिविल सर्जन साहब और हमारे फरीदाबाद के सिविल सर्जन साहब ने बनाई और जॉइंट रेड करने की वो घोषणा की। तो उसके तहत 2 टीमों का निर्माण किया गया। एक गुड़गांव टीम थी जिसके अंदर डॉक्टर हरीश थे और एक डॉक्टर रवि थे, और फरीदाबाद से जो टीम थी वो डॉक्टर हरजिंदर मैं जो नोडल PNDT, और डॉक्टर सन्नी धनवाल, डॉक्टर हरीश आर्य डिप्टी सिविल सर्जन, और जो हमारी राखी डॉक्टर राखी मेडिकल ऑफिसर जो PNDT में लगी हुई है। ये 2 टीमें बनाई और टीमों ने एक फर्जी ग्राहक गर्भवती महिला को लिया, उसका कंसेंट लिया और उसके बाद फर्जी ग्राहक को हमने ये जो चंदावली में मानवता हॉस्पिटल है वहाँ पे भेजा उसको, और वहाँ पे उन्होंने जाकर उसकी लिंग की जांच बात करी और डील जो है 28,000 में तय हुई। 28,000 के बाद उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने किसी पिंकी का नाम दे दिया उनको कि ये पिंकी आपको कोऑर्डिनेट करेगी
वो डकॉय को। अगले दिन उसी दिन उनको फिर फ़ोन करके उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे या 4 बजे आप यहाँ पे आ जाना और मुझे यहाँ से सोहट्टी है गाँव, वहाँ से ले लेना। उसको लेकर हमने एक गाड़ी का अरेंज किया और गाड़ी उनको दी डकॉय को, और वो गाड़ी लेके चल पड़े और वो धनगौर की तरफ निकल पड़े। टीम उसका लगातार फॉलो करती रही, जो दोनों टीमें थी, और टीमों ने पुलिस वगैरह के साथ, हमने दोनों जिलों की पुलिस भी साथ थी और उनका फॉलो किया। फॉलो करते करते वो लोग जाके चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और आपको बताएंगे एक पिता की डांट से गुस्सा होकर एक छोटा सा मासूम बच्चा अपने घर से कोसों दूर जा पहुंचा। पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागे बच्चे को परिजनों से मिलवाने में स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने सफलता हासिल की है। नाराज बच्चा अपने साथी के साथ ट्रेन में बैठकर अपने घर से कोसों दूर जा पहुंचा, जिन्हें गाजियाबाद से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पलवल के राजीव नगर में रहने वाले पूर्व सूबेदार राजिंदर सिंह ने बताया कि उनके पड़ोस में किराए के मकान में हरि सिंह व कप्तान सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। 17 सितंबर को हरि सिंह उसके पास आया और कहा कि उसका बच्चा गोविंद, जो कि दूसरी कक्षा का छात्र है, वो सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचा है। उसके द्वारा भी उसकी काफ़ी तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया। कप्तान सिंह का पुत्र कृष्णा भी घर से लापता है, जिसके बाद उन्होंने दोनों के लापता होने की लिखित शिकायत किटवाड़ी चौकी में दी, लेकिन 18 सितंबर को स्टेट क्राइम ब्रांच की पलवल टीम ने उनसे संपर्क किया और बताया कि दोनों बच्चे गाजियाबाद स्थित अनाथ आश्रम घर में हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम के प्रभारी एसआई संजय भड़ाना ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि गाजियाबाद स्थित अनाथ आश्रम में 2 बच्चे हैं, जो कि अपने आप को पलवल का बता रहे हैं, जिनके नाम गोविंद और कृष्णा है। जिसके बाद उन्होंने स्वयं बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि किटवाड़ी पुलिस के पास रहते हैं। जिसके बाद उन्होंने किटवाड़ी चौकी में संपर्क किया तो उन्हें पता लगा कि 2 बच्चे राजीव नगर के हैं, जो 17 सितंबर से लापता हैं। जिसके बाद उन्होंने दोनों बच्चों के परिवार वालों से संपर्क कर उन्हें दोनों को फोटो दिखाई। उन दोनों बच्चों की फ़ोटो दिखाई गई तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहचान लिया। जिसके बाद स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने दोनों बच्चों को सकुशल उनके परिवार से मिलवा दिया है। परिवार से मिलने के बाद दोनों बच्चे बेहद खुश हैं और वहीं दोनों बच्चों के परिजन भी स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। स्कूल भेजे थे, स्कूल से ये स्कूल गए नहीं, उसके बाद में ये सीधे कहीं बाहर निकल गए। पूरे दिन इन्हें तलाश करते रहे। जब इनके फादर, ये लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं किराए पे, तो जब इनके फादर ने बताया कि जी बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो शाम को जाके किटवाड़ी चौक पे वो किया, चौकी में कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बावजूद उन्होंने बोला एक जी पता करेंगे। जब पूरी रात भर देखते रहे, कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद में फिर दिन में क्राइम ब्रांच से टीम आई तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह दिखाए, फ़ोटो पहचान लिए गए। उसके बाद में इन्होंने बताया कि आज तो संडे है और कल आप हमारे साथ चलो, हम बच्चों को दिला के ले गए। उसके बाद में गाजियाबाद गए, गाजियाबाद से बच्चों को सही सलामत ले लिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की परेशानियां रहीं बीच में परिवार को, बच्चे? नहीं, परेशानी अभी जैसे इनकी मदर है बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनके फादर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये 2 बच्चे हमारे पास गाजियाबाद, हमारे सूत्रों से खबर आई कि भी 2 बच्चे हैं जो कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ इतना बता रहे हैं हम पलवल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने हमारे को सूचना दी। उस सूचना के आधार पे हमने अपने पलवल के जितने भी थाने चौकी पुलिस से सबसे संपर्क किया कि बच्चे गुम हो, कोई कंप्लेंट आई हो। तो वहाँ से पता लगा कि किटवाड़ी चौकी से भी 2 बच्चे यहाँ से गुम हैं। तो हम जैसे तैसे पता करके बच्चों के पेरेंट्स के पास पहुँचे तो एक समाज सेवी है राजेंद्र जी, इनको फ़ोटो दिखाई। इन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ, ये तो इनके जो फादर हैं किराए पे रहते हैं मकान पे। और इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये बताया कि हमने तो स्कूल भेजे थे, तो बच्चा जा नहीं रहा था, जिद कर रहा था, तो हमने उसको स्कूल भेज दिया। वो स्कूल नहीं जाके ट्रेन में बैठ के गाजियाबाद पहुँच गया। वो जो 2 दिन बाद हमारे को पता लगा, तो आज इनको दिलवा के बच्चों को साथ पेरेंट्स को गाजियाबाद CWC के माध्यम से लीगल कार्रवाई करके इनके सुपुर्द कर दिया है।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव घुगेरा में हरियाणा रोडवेज और स्कूल बस के आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल बस में सवार दर्जन भर बच्चे सहित चालक घायल व हरियाणा रोडवेज बस में सवार सवारियां भी घायल हो गई। जबकि इस हादसे के बाद रोडवेज चालक बस को मौके पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। इतनी बड़ी दुर्घटना के मामले में पुलिस मीडिया से बचती हुई नजर आई। पलवल के नागरिक अस्पताल में अपना उपचार कराने पहुंचे भरतपुर निवासी पन्ना लाल ने बताया कि वो गुरुग्राम से हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर अपने नाती के साथ मथुरा जा रहे थे। बस में करीब 40 से 50 सवारियां थी। बस का चालक बस को लापरवाह तरीके से चला रहा था। जैसे ही बस पलवल के गांव घुगेरा के समीप पहुंची तभी बस सामने से आ रही स्कूल बस से जा टकराई। वहीं इस हादसे में स्कूल बस में सवार करीब 20 से 25 बच्चों सहित चालक व रोडवेज बस में सवार सवारियां भी घायल हो गई। जबकि हादसे के बाद रोडवेज चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं गांव घुगेरा के रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी रविंद्र की माने तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल बस बच्चों को छोड़ने के लिए पलवल से धतीर गांव की तरफ आ रही थी। जैसे ही बस गांव घुगेरा के समीप पहुंची तभी सोना की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूली बस में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर स्कूली बस के ड्राइवर साइड से लगी थी, जिसकी वजह से ड्राइवर के दोनों पैर बस के कैबिन में फंस गए, जिसे ग्रामीण द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं स्कूली बस में सवार करीब 20 से 25 बच्चों को काफ़ी चोटें आई हैं और रोडवेज बस में सवार सवारियां भी चोटिल हुई हैं। जबकि इस हादसे में रोडवेज बस का चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में पूरी लापरवाही हरियाणा रोडवेज बस के चालक की है। इस मामले को लेकर शहर थाना प्रभारी से मीडिया ने जानकारी लेनी चाहिए तो वो मीडिया के कैमरे से बचती नजर आई। रोडवेज में बस स्टैंड से बैठे हुए हैं, वो टिकट कटवा के। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है किस किस का हुआ है? ये स्कूल की बस ही और हरियाणा रोडवेज है। स्कूल की बस और हरियाणा रोडवेज का। हाँ जी। गलती किसकी मानते हैं उसमें? हम तो गलती इसकी मानते हैं जी, हम हरियाणा रोडवेज वाली गलती मानते हैं। हकीकत ये 70 साल की उम्र है, हरियाणा रोडवेज वाले की गलती मानते हैं सबसे ज़्यादा। कैसे मानते हो गलती? हम इसलिए मानते हैं कि अपनी गाड़ी में हम ध्यान नहीं दे रहे, ड्राइवर में हम ध्यान दे रहे हो, ये नहीं है गाने चला रहे हो, फिर बाद में ये देख रहे हैं कि हमारी ये बस दूसरी कहाँ से आ रही हो, हमको किस तरीके से मुड़ना है और किस तरीके से हमारे इनके सवारियों का बचाव करना है। कैसे आमने सामने की टक्कर हुई है? आमने सामने की टक्कर हुई है। तो आपके साथ ये कौन है? ये मेरा नाती है। नाती है। क्या नाम है इसका? अशोक कुमार है। इसको भी चोट लगी है? ना इसके पाइप लगाया, बस खाली इसको घूम घूम के। तो आप गुड़गांव से मथुरा जाते हैं और मथुरा से ट्रेन पकड़ के भरतपुर जाते हैं? फिर नहीं जी, बस मिल जाती है? ऐसा है, गुड़गांव से हम बस में बैठते हैं मथुरा तक। ने क्या दोपहर छुट्टी होने के बाद पलवल से आ रही थी बच्चों को छोड़ने के लिए, तो अचानक ये क्या है, इधर से एक अपनी रोडवेज गाड़ी आई है और उससे आते के साथ ही जैसे स्पीड में चलती है यहाँ पे जितनी गाड़ी चलती है, आते के साथ उन्होंने क्या सीधा ठोक दिया उसको। ड्राइवर साइड लगी है, ड्राइवर को चोटें आई हैं, ड्राइवर के पैर फंस गए हैं, बहुत सारे बच्चों को चोटें आई है और ये किसी को मुंह पे लग गई है, किसी को कांच लगे हैं और ड्राइवर को भी लगी है। लेकिन वो रोडवेज वाला बस का ड्राइवर था जो वहाँ से निकल के भाग गया। उसके बाद गांव वाले जैसे इकट्ठे हुए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने क्या है कि उसको बच्चों को निकाला है, उनको फर्स्ट एड दी है, डॉक्टर के पास लेके गए हैं, एम्बुलेंस बुलाई है, पुलिस फोर्स बुलाई है जैसे भी है, फिर दोनों को इधर उधर निकाला है, तब जाके यहाँ पे ये खुला है। अब जो स्कूल बस का ड्राइवर है और बच्चे हैं, किस तरह के हालात हैं? नहीं, बच्चों को काफ़ी चोटें आई हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों हमने गांव में फर्स्ट एड दिए, कुछ को पलवल भी लेके गए हैं। ड्राइवर के पैर फंस गए हैं दोनों के वहाँ पे, उसको खींच के निकाले, बस आमने सामने ठुकी है बिल्कुल। और आप जैसे हमने आपके पास फोटो भेजा है, उसमें देखो बिल्कुल सामने की टक्कर है। स्कूल बस वाले की इसमें कोई गलती नहीं है, जो सारी गलती है वो इसकी रोडवेज वाले की गलती है। स्पीड में था रोडवेज वाला? बहुत स्पीड में था सर। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल में महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में नई सौर प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नवसंचार कौशल स्कूल मॉडल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू भी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में आज नई सोलर टेक्नोलॉजी लैब और
नवाचार कौशल स्कूल मॉडल व CNC लैब का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में अपनी तरह की नई टेक्नोलॉजी लैब और नवाचार कौशल स्कूल मॉडल है। अपने समय की मांग को पहचान कर ये परियोजनाएं स्थापित की गई हैं जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सार्थक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि आज कौशलता का युग है। जिस देश के पास स्किल युवा होंगे वही देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने भगवान विश्वकर्मा के नाम से 1000 करोड़ रुपए की कीमत से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके लिए मुख्यमंत्री व उनकी टीम बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का दौरा कर लैब, टेक्नोलॉजी सेंटर व अन्य सुविधाओं का जायजा लेने का अवसर मिला है। इस स्किल कौशल विश्वविद्यालय ने रफ्तार पकड़ ली है। अब वो दिन दूर नहीं, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर छात्र विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करेंगे। विश्वविद्यालय में नई टेक्नोलॉजी की एडवांस इलेक्ट्रॉनिक लैब, CNC सिमुलेशन लैब और सोलर एनर्जी लैब स्थापित की गई है। चलिए अब खबरों में बात करेंगे लंपी वायरस के बारे में। पलवल में लंपी रोग से गौवंश को बचाने के लिए सरकार बेशक बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन पलवल जिले में स्थिति पूरी तरह से अलग है। हालात ये है कि सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं में कई पशु लंपी रोग से ग्रस्त मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, सड़कों पर घूम रहे लंपी रोग से ग्रस्त गौवंशों का अपने खर्चे पर गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा अपनी जान पर खेलकर उपचार किया जा रहा है। सड़कों पर घूम रहे लंपी रोग से ग्रस्त गौवंश का गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा अपने खर्चे पर उपचार किया जा रहा है। रोजाना 30 से 40 गौवंशों का उनके द्वारा उपचार किया जाता है। हालांकि इस दौरान गौरक्षा दल के सदस्यों को ये भी खतरा रहता है कि गौवंशों को पकड़ते समय उन पर या उनके किसी व्यक्ति पर हमला न कर दे। गौरक्षा दल के सदस्यों द्वारा गौवंशों का उपचार करने के बाद उनके सींगों पर भगवा रंग का स्प्रे भी किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें व पशुपालन विभाग को इस बारे में जानकारी हो सके कि इन गौवंशों का उपचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेताओं तक अवगत करा चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि जिले में लंपी रोग गौवंश में काफ़ी फैला हुआ है। जिले के अधिकांश गाँव में जहाँ लोगों ने गौवंश पाला हुआ है उनमें लंपी रोग के लक्षण हैं, जिनका वे अपने स्तर पर इलाज भी करा रहे हैं। पशुपालन विभाग के आंकड़ों पर अगर नज़र डालते हैं तो 5000 से ज़्यादा गौवंश आज भी लंपी बीमारी से ग्रस्त हैं। जिले में करीब 16000 गौवंश हैं। सड़कों पर इतना गौवंश घूम रहा है लेकिन पशुपालन विभाग प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा। लंपी रोग से बचाव के लिए टीके लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन जो पशु लंपी रोग से ग्रस्त हैं उनके इलाज की व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। सड़कों पर ही काफ़ी गौवंश लंपी रोग से ग्रस्त हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। इससे अन्य पशुओं में भी रोग फैल सकता है। जो लोग गौवंश का दूध निकालने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, विभाग और प्रशासन के पास उनकी पहचान तक नहीं है। इस तरफ ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। समस्या हमारे जो घरेलू जो हमारे हिंदू जो साथी हैं, हमारे भाई जो गौवंशों को पाल रहे हैं, फिर हमारी जो गौवंश है, गौ माता, उनको थोड़ी सी लिप्पी बीमारी शुरुआत दिखाई देती है तो वो डर के मारे उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। जो कि मेरे बड़े भाइयों से और मेरी माताओं से अपील है कि ये ऐसा ना करें। ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर इसका ट्रीटमेंट समय पर सही डॉक्टरों पर किया जाए तो ये महामारी हम इसको रोक सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और ये ऐसा करके महामारी को बढ़ावा देने का कार्य ये हमारे जो भाई हैं ये कर रहे हैं। आप गौवंश का इलाज करने के बाद सींग पे स्प्रे भी कर रहे हैं, वो पहचान के लिए? हाँ जी, हम हर गौवंश डेली हमारा कम से 10 से 15 हमारा डेली कर पा रहे हैं। तो किस तरह से, क्या कोई खतरा भी बनता है ऐसे में, जैसे गौवंश यहाँ था, बैल था? खतरा बनता है, ये मारने डर रहता है इनका, कभी मार ना दें, ये भागते हैं, पब्लिक उधर रहता है, पब्लिक को मार दें ये। तो कितने लोग हैं आप टीम में? हम हैं 10-12 लोग हैं टीम में। तो सरकार क्या ऐसे में कुछ करना चाहिए? सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ कदम उठाना चाहिए, तो कांग्रेस ये कुछ नहीं कर। पलवल में पशु चिकित्सालय भी है, वहाँ से कोई मदद चाहिए कोई है? हमने सरकार से अपील की कि हमको कुछ जगह मिले कि जहाँ पे इन गौवंशों को रख सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी ना फैले। अभी तो कुछ में हम नहीं चाहते कि बीमारी बढ़े, इसी पे यहीं से ही रोक लग जाए। पर हमने चेयरमैन साहब से मिले हैं, विधायक जी से मिले हैं, सबसे मिले, पर उन्होंने अभी हमारी कोई सहायता नहीं की है।
आप लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ जगह आपको दी जाए? जी, हम ये चाहते हैं कि हमें एक छोटी जगह मिल जाए जिसमें हम गौवंशों को रख सकें कुछ टाइम के लिए, जब तक ये महामारी चल रही है। कोसी में एक अस्पताल है गौ सेवा के लिए, होटल में है, देवी चित्रलेखा का। हाँ जी, चित्रलेखा जी का। तो पलवल के आसपास कोई भी नहीं है, वही यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ जी, वो लेकिन इस महामारी में वो भी लेके नहीं जा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बीमारी ना बन जाए, वो गौवंश है जो ज़्यादा बीमारी होती है उनको ना हो जाए। कैसे पहचान पा रहे हैं कि कोई गौवंश इससे पीड़ित है या नहीं? गौवंश में पूरी बॉडी में इसमें फुंसी वगैरह हो जाती हैं, कीड़े जख्म हो जाते हैं, कमजोरी हो लगती है गौवंश को, खाना पीना छोड़ देता है, पैरों में सूजन आ जाती है, इससे इसकी पहचान होती है। आरतीयों ने अपनी मांगों को लेकर पलवल विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि को हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में के माध्यम से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। आरतीयों का कहना है कि उनकी मांग है कि किसानों की सभी फसलें सरकार द्वारा MSP पर आरतीयों के माध्यम से खरीदी जाए। उन्हें 2.5% का कमीशन मिलना चाहिए। पिछले वर्ष MSP का सीधा भुगतान किसानों को दे दिया जा रहा था, जिससे आढ़तियों के साथ साथ किसानों में भी काफ़ी रोष है। मार्केटिंग कमेटी ने ई-नेम लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए ये प्रक्रिया मंडियों में लागू नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी उनकी बहुत सी जायज मांगे हैं, जिन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। तो सरकार ने काला कानून निकाला है ई-मंडी, जिसमें बिल्कुल जो व्यापार चौपट हो जाएगा, किसान परेशान होंगे, आढ़ती परेशान होंगे। ये एक ऐसा कानून है कि बिल्कुल व्यापारियों का काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा, बच्चे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये कानून सरकार ने बिल्कुल एकदम ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप रही है सर। इसके खिलाफ हमने आज जो मंगला जी की गैर हाजिरी में उनके पीए को हमने आज वो ज्ञापन दिया। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM की खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।